नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बांग्लादेश 5 अगस्त की तारीख को इतनी आसानी से नहीं भुला सकेगा। उस समय शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा और देश छोड़कर भारत आना पड़ा था। उसके बाद से वहां के हालात बद से बदतर बने हुए हैं। हिंदुओं के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो इसी बीच अब इस पूरे मामले पर शेख हसीना ने बड़ा खुलासा भी किया है। शेख हसीना ने फेसबुक पर अपनी पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग के पेज पर एक ऑडियो संदेश शेयर किया है और उस संदेश में शेख हसीना ने जो बातें बताई हैं वो रोंगटे खड़े करने वाला है। शेख हसीना ने कहा कि 5 अगस्त को जब उन्होंने अपना देश छोड़ा तो मौत कुछ ही दूर खड़ी थी। अगर मैं अपनी बहन के साथ उस समय 20 मिनट पहले अपने सरकारी आवास से नहीं निकलती तो वो दिन हमारा आखिरी दिन हो सकता था। 20-25 मिनट के अंतर से मौत से मैं बच गई थी। तो क्या हुआ था 5 अगस्त को, आपको बताएंगे शेख हसीना के साथ क्या क्या हुआ। ऑडियो संदेश में क्या कुछ और खुलासे किए हैं शेख हसीना ने। आज इसी पर पूरी जानकारी के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कौन मारना चाहता था शेख हसीना को? देखिए, एक बात समझिए, भीड़ और आंदोलन में बहुत बड़ा फर्क होता है। हिंदुस्तान में बड़े सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, ये तमाम लोग नाच रहे थे, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम वाले, और कुछ लोग तो इतने बदजुबान निकले कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में भी ऐसा हो जाएगा, मोदी को भी ऐसे भागना पड़ेगा। हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में ये कभी कोई कोशिश भी नहीं करेगा और ना किसी को कोशिश करनी चाहिए। ये बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, श्रीलंका नहीं है, और आज का भारत तो बिल्कुल अलग है। जो कोई भी ऐसी करने की कोशिश करेगा, जितनी भीड़ ये काम करने के लिए सड़क पे आएगी, उससे 10 गुना भीड़ इन दंगाइयों को, इस भीड़ तंत्र को निपटाने के लिए लोग बाहर आ जाएंगे। ये माहौल है भारत का। और उसको प्लेन शब्दों में कह दें कि जब तक इस देश में आरएसएस है, हिंदूवादी संगठन है, ये इस तरह के वाहियात लोगों की कोई जगह हिंदुस्तान में नहीं है। चाहे राहुल गांधी के चट्टे बट्टे, केजरीवाल के चट्टे बट्टे, जो भी इमेजिन कर सकते हैं, फैंटेसाइज कर सकते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा। कैसी खुशी मना रहे थे ये रवीश कुमार, ये अजीत अंजुम, ये वाजपेयी, कि वहां डेमोक्रेसी आ गई, वहां क्रांति आ गई। इन बेवकूफों को ये मालूम नहीं है फर्क भीड़ और आंदोलन में। आंदोलन किसान का भी हुआ, लेकिन जैसे ही ये सड़क पे आ गए, ये भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो गया। कारण आंदोलन की कुछ मांगे होती हैं, आंदोलन का लीडर होता है, आंदोलन की विचारधारा होती है, आंदोलन का संगठन होता है। और जहां कहीं भी फेसलेस, अनऑर्गेनाइज्ड, विदाउट लीडर, विदाउट फेस, विदाउट डिमांड्स लोग हिंसक हो जाते हैं, तो डेमोक्रेसी में वो किसी भी पैमाने पे वो क्रांति या रेवोल्यूशन के आंदोलन के दायरे में नहीं आते, उसके डेफिनेशन में नहीं आते। तो जिस दिन ये घटना घट रही थी, उस दिन भी हमने यही कहा था, आज भी यही कह रहे हैं। ये वाहियात किस्म के भीड़ सपोर्टेड बाय जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस, स्पॉन्सर्ड बाय जॉर्ज सोरोस एंड अमेरिकन एजेंसीज, इस भीड़ तंत्र ने बांग्लादेश को नरक बना दिया है, नरक बना दिया है। पॉलिटिकल पार्टीज का कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज का जो स्ट्रक्चर है, वो क्रम्बल कर गया है। क्या कहा था कि 3 महीने में चुनाव होंगे, अगस्त बीते कितने दिन हो गया, अभी तक कोई चुनाव की सुगबुगाहट नहीं है। कि वहां वो तय कर दिया है अमेरिकन डीप स्टेट ने, जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टे ने, कि कठपुतली
चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस को बिठा दिया है। अभी 2-3 साल ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। तो इस भीड़ तंत्र ने क्या किया? भीड़ तंत्र वहां पे ब्लड बाथ कर रही थी। ये तमाम दुनिया भर के लोगों को तो मालूम है कि 500 लोग गायब कर दिए गए थे। 500 लोगों को, कई लोगों को शेख हसीना के रिजीम के दौरान मार दिया गया था। इस हिंसक आंदोलन के दौरान कितने लोगों की मौत हुई, कोई आंकड़ा है? कोई बताएगा? कितने हिंदुओं को मारा, कितने आवामी लीग को मारा, कितने पुलिस वालों को मारा, कितने प्रोफेसर्स को मारा, कितने जजेस को मारा, कितने ब्यूरोक्रेट्स को मारा? वहां खून की होली खेली जा रही थी। और यहां बंदरों की जमात मीडिया में नाच रहे थे कि रेवोल्यूशन आ गया, ऐसा हिंदुस्तान में भी हो जाएगा। तो अब शेख हसीना ने रोते रोते एक इमोशनल वीडियो दिया। क्या कहा? देयर मस्ट बी अ विल ऑफ अल्लाह, अ हैंड ऑफ अल्लाह, अदरवाइज आई वॉज नॉट गोइंग टू सर्वाइव दिस टाइम। पहले भी हो चुका है यही दंगाई भीड़, इसी तरह की भीड़ शेख मुजीबुर रहमान के पूरे खानदान को काट दिए थे। ये दोनों बहनें तो बाहर थी, विदेश में थी, बच गई। इस बार नहीं बचती, वही कह रही हैं। यू लेटर सॉ हाउ दे प्लान टू किल मी। सब घर में घुस गए। कोई घुस सकता है? वहां आर्मी वाले क्या नपुंसक बैठे हुए थे? वहां क्या लॉ एंड ऑर्डर पुलिस, सारे लोग, इन लोगों ने हथियार डाल दिया था। ये रजामंदी से हुआ, रजामंदी से हुआ। ये जॉर्ज सोरोस और उसके गैंग का ये मॉडस ऑपरेंडी हो गया। श्रीलंका में यही काम किया। राष्ट्रपति के यहां घुसा दो, प्रधानमंत्री के यहां घुसा दो, पार्लियामेंट के अंदर घुस जाओ, उसके बेड पे जाओ, फोटो खिंचाओ, सेल्फी चलाओ। ऐसे देश चलेगा? बर्बाद हो गया। यही अमेरिकन डीप स्टेट ने कांड किया। इमरान खान बात नहीं सुन रहे थे। देखिए 15 साल की सजा किस लिए भाई? इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी बीवी जो जादू टोना करती है उसको भी जेल में डाल दिया, और भीड़ को आपने भड़का भी दिया। वो आर्मी जनरल्स आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर घुस रही है, वो देश बचा कैसे? तो यही काम आपने बांग्लादेश में किया। तो वो ये कह रही हैं कि जो लब्बो लुभाव है, जो बांग्लादेश की तरफ से खबर आ रही है कि शेख हसीना को खत्म करने का ही प्लान था। लोग हथियार लेकर के घुसे थे। घर के अंदर घुस जाना आंदोलन करने का कोई तरीका नहीं है। दुनिया में किस डेमोक्रेटिक स्टेट में आपने देखा किस तरह का आंदोलन हो? और ये सब वो 4 साल पहले आपने देखा किस तरीके से भीड़ जो है घुस गई थी यूएस के अंदर। तो डेमोक्रेसी और भीड़ तंत्र को डिफरेंशिएट करना जरूरी है। और जिन लोगों को भी डेमोक्रेसी में विश्वास है, कभी भी इस तरह के एलिमेंट्स के साथ खड़ा मत होइए, ना उसको जस्टिफाई कीजिए। इस लक्ष्मण रेखा को जिसने भी क्रॉस किया वो समाज और उस देश का जो है वो दुश्मन है। इसमें कोई डाउट, कोई शक, कोई शुबा नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने पूरी कहानी बताई किस तरह पिछली बार अब एक ग्रेनेड अटैक हुआ था और जिसके बारे में विपक्षी पार्टियों के ऊपर आरोप लगे थे, क्योंकि इनका मकसद ही कुछ और था। मकसद डेमोक्रेसी लाना नहीं, मकसद वहां पे इलेक्शन कराना नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना नहीं। वहां पे जमात इस्लामी
जो लोग ये रेवोल्यूशन ला रहे थे, जो क्रांति जो लोग कर रहे हैं, इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा कि भाई हमें तो अब इस्लामिक कानून चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक संविधान नहीं चाहिए, हमें मॉडर्न लॉज नहीं चाहिए, हमें वही 1400-1500 साल पहले का 1500 साल पहले का वो शरिया कानून चाहिए। आज मैं पढ़ रहा था कि वहां अब ये भी परेशान चल रहे हैं, ये खालिदा जिया की पार्टी वो भी परेशान चल रही है। अवामी लीग के लोग तो चुपचाप अभी इंतजार कर रहे हैं चीजों को। और इस वीडियो को लाने का मतलब भी यही था कि अवामी लीग के जो कार्यकर्ता जो अभी चुपचाप बैठे हुए हैं, उनके समर्थक, उनको ये विश्वास दिलाना कि जान बचा करके भागी क्यों है, अगर मैं रुक गई होती तो मुझे मार दिया गया। इसलिए मुझे तकलीफ इस बात को है कि मेरा अभी कोई देश नहीं है, मैं अपने देश में नहीं हूं, अपने लोगों के साथ नहीं हूं। इस वीडियो का इस समय आना कई संकेत भी दे रहा है, क्योंकि वहां अब ऑलरेडी डिस्टरबेंस शुरू हो गया है। इकोनॉमी खत्म, नौकरी खत्म, विदेशी मुद्रा खत्म, इन्फ्लेशन आसमान पे, और वहां खालिदा जिया की पार्टी जो बीएनपी है, उसने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहा ये जो सरकार है इन्होंने हर खाने पीने के सामान के ऊपर, रोजमर्रे में इस्तेमाल होने वाली चीजें, 100 चीजों के ऊपर 15% टैक्स बढ़ा दिया। वैट कहते हैं वहां, वैट को बढ़ा दिया। अभी लोग मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई वैट को वापस लो, बड़ा महंगा हो गया है। मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूं, बांग्लादेश में लोग छाप रहे हैं, लिख रहे हैं, ब्लॉगर्स बता रहे हैं कि बांग्लादेश के बंगालियों को वो करना पड़ रहा है जिसके बारे में कभी इन लोगों ने सोचा नहीं होगा। पहली बार वहां की जनता छोटे छोटे 1-1 किलो के मछली को पीसेस में तौल के काट के खा रहे हैं। इतनी महंगाई हो गई है। पहले एक रिक्शा वाला घर जाता था, साथ में एक रेहू लेकर के आता था, अभी पॉलिथीन में कुछ पीसेस लेकर के आ रहा है। लोग नाराज नहीं होंगे? तो ये जो वहां की आर्थिक व्यवस्था खराब हो रही है, वहां इलेक्शन का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है, लोग अंदर परेशान हो रहे हैं और भागना पड़ रहा है। खालिदा जिया को भी, वो लंदन चली गई है। अब लंदन में ये अवामी लीग और बीएनपी, इन दोनों के बीच बातचीत भी हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को सडनली ये रियलाइज हो गया, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो शेख हसीना के खिलाफ भी थी, उनको समझ में आ गया है कि बांग्लादेश एक ऐसी राह पे चला गया है जहां आर्मी टेक ओवर करेगी, विदेशी ताकत विदेशी इशारों के ऊपर, अपने आकाओं के इशारों के ऊपर एक कठपुतली सरकार यहां पे रहेगी। यहां डेमोक्रेसी नहीं आने वाला अनटिल अनलेस वी कम आउट इन ओपन। तो ये पहली शुरुआत है, वो कोई घटना नहीं बता रही। शेख हसीना किसी घटना, अपनी खतरे के बारे में नहीं बता रही, वो बांग्लादेश के लोगों को विश्वास दे रही है कि अब समय आ गया है सड़कों पे आने का और फिर से वापस बांग्लादेश को विकास के रास्ते पे ले जाने का। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सत्ता से बेदखल होने के बाद अपनी और अपनी बहन शेख रेहाना के खिलाफ हत्या की साजिशों का खुलासा किया। ये खुलासा वाकई में चौंकाने वाला है। हसीना ने बांग्लादेश अवामी लीग के फेसबुक पेज पर पोस्ट ऑडियो संदेश में साफ साफ कहा कि रेहाना और मैं बच गई, यानी कि वो और उनकी बहन बच गई। सिर्फ 20-25 मिनट के अंतर से मौत से बच निकली। पर अब शेख हसीना हर एक चीज का हिसाब किताब जरूर करेगी, क्योंकि इस खुलासे के साथ
साथ ही मोहम्मद यूनुस की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।